गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर कंचन राठौर। हमने चैप्टर नंबर 4 हिंदी परिवेश में एक बूंद रीड और एक्सप्लेन कर लिया है। आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। उस वीडियो में मैंने इस चैप्टर की पूरी जैसे कि ये जो जितनी भी 1 2 3 4 पद्यांश है ना, मैंने इनका अर्थ बताया है। ठीक है बच्चों। और आज मैं हर एक पद्यांश में प्रयुक्त आपके जो नए शब्द हैं उनके बारे में बताती हूँ। ठीक है बच्चों। जैसे कि एक बूंद, पहला पैरा, जो निकलकर बादलों की गोद से, जो निकलकर मतलब जैसे ही निकलकर, है ना, बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, वो वहां से निकल के नीचे आई। उसमें क्या है देखिए इस पद्यांश में, सोचने फिर यही जी में लगी। जी मतलब बेटा मन में। ठीक है, मैंने आपको अर्थ में समझाया था कि मन में वो सोचती हुई नीचे बादलों से आ रही है, तो जी मतलब मन में। ठीक है। आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। अब यूं कड़ी मतलब कड़ी का अर्थ होता है निकली। ठीक है, छोड़कर मैं क्यों निकली, ये कड़ी। तो ये अर्थ है आपके नए शब्दों में। फिर आ जाइए दूसरे पैरा में, देव मेरे भाग्य में क्या है बदा। बदा, बदा का अर्थ है भाग्य में लिखा हुआ क्या है, ये ईश्वर ये जानते हैं। वो यहाँ ये बोल रही है, ईश्वर को है पता कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। बदा मतलब भाग्य में लिखा हुआ। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, ये सब भगवान को पता है। ठीक है, बदा मतलब भाग्य में लिखा हुआ। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी। अब अंगारे क्या होता है आपको तो पता होगा, धधकते जो कोयले होते हैं वो अंगारों में बदल जाते हैं। धधकते कोयले, जब कोयले पूरे जल जाते हैं, ब्लैक आपने देखा होगा ना, कोयले काले काले कोयले होते हैं, जब वो पूरे जल जाते हैं तो वो अंगार में बदल जाते हैं, मतलब पूरी तरह से आग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अंगारे मतलब धधकते दहकते हुए कोयले। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। अब बच्चों चू पड़ूंगी का अर्थ होता है टपकना, है ना, वो टपकेगी कहाँ पे, कमल के फूल पे। तो वही सोचती हुई नीचे आ रही है। ठीक है, जमीन पे। अब आ जाइए तीसरे पैरा में। तीसरे पैरा में नए शब्द क्या है वो देख लेते हैं। बह गई उस काल एक ऐसी हवा। बेटा बच्चों इसमें काल लिखा हुआ है। काल का मतलब होता है समय, कि वो नीचे आ रही थी उस समय, जब वो नीचे आ रही थी बादलों को छोड़ के जमीन की तरफ, तो बीच में ही उस समय ही जब वो नीचे आ रही थी उस समय ही एक हवा का झोंका आया, है ना। वह समुंदर और आई अनमनी। अब इसमें अर्थ होता है समुद्र का, यू नो वेरी वेल, ओशियन। समुद्र क्या होता है, ओशियन। अनमनी मतलब इसका अर्थ है खिन्न, बिना इच्छा के। खिन्न मतलब बिना इच्छा के। ठीक है, अनमनी बिना इच्छा के वो नीचे जमीन पे आ रही थी जब, तो बिना इच्छा के हवा के साथ बह पड़ी। ठीक है। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। ये तो आपको समझ आ गया कि एक सुंदर सा सीप का मुंह खुला हुआ था। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। ठीक है, वह उसमें जाकर गिरी और मोती बन गई। अब आ जाइए लास्ट पैरा में। लास्ट पैरा में, लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर।
लोग बहुत सोचते हैं, झिझकते हैं कि हम क्या होगा, हमारे आगे ज़िंदगी में क्या होगा, हम घर छोड़ देंगे तो हमारे साथ क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, है ना। लेकिन उन्हें घर छोड़ना ही पड़ता है और आगे बढ़ना ही पड़ता है। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। अब इसमें अर्थ है अक्सर का कि उन्हें अक्सर मतलब प्रायः उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। हमारे घर को छोड़ना क्यों पड़ता है? ताकि वो आगे बढ़ सके, है ना। बूंद लो कुछ और ही देता है कर। बूंद लो, बूंद लो, लो मतलब होता है समान की तरह, बूंद की तरह। जैसे कि आखिरी लाइन में क्या लिखा है कि बूंद की तरह उन्हें अपने आप को साबित करना पड़ता है संघर्ष में। मतलब जैसे कि जो संघर्ष बूंद का था ना, आसमान से ज़मीन तक आने का, वही संघर्ष एक व्यक्ति को, उन लोगों को भी करना पड़ता है अपने घर को छोड़ने के बाद, जब तक कि उन्हें वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें बूंद के समान, लौ मतलब बूंद के समान अपने घर को छोड़ना होता है और उस संघर्ष में शामिल होना पड़ता है। और जितनी भी बाधाएं बीच में आती हैं उन्हें पार करके अपने लक्ष्य को पार करना होता है, अपने लक्ष्य को पा लेना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको इस कविता में प्रयुक्त नए शब्द के बारे में बताया। अब आ जाइए, नए शब्द तो हमने पढ़ लिए हैं, मैं फिर से रीड करती हूँ आपके लिए नए शब्द। पेज नंबर 30। जी मन, कड़ी निकली, बदा भाग्य में लिखा हुआ, अंगारे दहकते कोयले, चू पड़ना मतलब टपकना, काल मतलब समय, समुंदर मतलब समुद्र, मैंने आपको बताया ना ओशियन, समय मतलब टाइम, अनमनी खिन्न बिना इच्छा के, अक्सर प्रायः हमेशा, लव समान की तरह, इक्वालिटी मतलब एक जैसे दिखने वाली। ओके, अब आ जाइए अभ्यास में। अभ्यास, श्रुतलेख। श्रुतलेख हमेशा आपको अपनी टेक्स्ट बुक से नोटबुक में लिखना है, साथ ही नए शब्द भी, है ना। तो नोटबुक में आप लिखेंगे श्रुतलेख और उसके नीचे लिखेंगे बादल, गोद, बूंद, कड़ी, भाग्य, मुंह, बदा, धूल, अंगारे, अनमनी, झिझकते, सुंदर। ठीक है बच्चों, ये आपका 1 और 2 पॉइंट जो आपको टेक्स्ट बुक से नोटबुक में लिखना है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। ओके, अब यहाँ है कविता की बात। कविता की बात में आपने देखा, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मौखिक और लिखित। अब मौखिक जो उत्तर हैं वो आप केवल मुंह से बोलेंगे, मौखिक मतलब मुंह से बोले हुए। आप इन्हें ना ही लिखें अपनी नोटबुक में तो अच्छा है, क्योंकि यही कि यही आपको लिखित में भी हैं। तो आप सबसे पहले मौखिक मतलब कि आप खुद इन प्रश्नों को पढ़ के उसका उत्तर दीजिए। जैसे इस कविता में किसका वर्णन किया गया है, तो हम जानते हैं इस कविता में किसका वर्णन किया गया है, हाँ, एक बूंद का। ख, बूंद घर से निकलकर क्या सोचने लगी। बच्चों, वो क्या सोचने लगी आपको पता है ना, वह सोचने लगी कि मेरे साथ क्या होगा। घर से निकलने के बाद वो ये सोचने लगी कि वह घर से क्यों निकली है। ग, समुद्र की ओर उसे कौन ले गया, हवा ले गई। समुद्र की ओर उसे हवा ले गई। कविता के कवि कौन हैं, मैंने आपको कविता के कवि के बारे में एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी बताया है। कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। अब आ जाइए लिखित में। लिखित के जो प्रश्न के उत्तर हैं वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक से नोटबुक में लिखना है। तो टेक्स्ट बुक और आपकी स्टडी नोट, इसमें आपकी स्टडी नोट और टेक्स्ट बुक दोनों आपको खोल के रखनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं और स्टडी नोट में आंसर्स। ठीक है, तो क में है हवा के वेग से बूंद कहाँ जाकर गिरी, तो इसका उत्तर आप स्टडी नोट में पेज नंबर 4 में देखेंगे। लिखित, जहाँ पर लिखा हुआ है ना बच्चों लिखित, उसी के नीचे क ख ग घ लिखा हुआ है, उसी में आंसर है। आप मौखिक के आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। लिखित के आंसर में क नंबर है, हवा के वेग से बूंद समुद्र में सीप के मुंह में जाकर गिरी। अब ख में, समुद्र की ओर जाने पर बूंद के साथ क्या हुआ। ख का उत्तर है,
पेज नंबर 4 स्टडी नोट में। समुद्र की ओर जाने पर बूंद सीप के मुंह में गिरी और मोती बन गई। घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते और सोचते हैं? तो इसका भी आंसर स्टडी नोट में है। घर छोड़ते समय लोग अपने आने वाले संकट से घबराकर झिझकते हैं और सोचते हैं घर से क्यों निकले। बूंद के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों, बूंद के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि यदि लक्ष्य पाना चाहते हैं तो अपने कदम पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने चाहिए। ठीक है, तो आप इसके उत्तर और प्रश्न दोनों लिखेंगे कहाँ पे? अपनी नोटबुक में। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर चुनकर लगाइए। किसका निशान लगाइए? सही का। तो सही का निशान लगाइए। ये वाला आपको टेक्स्ट बुक में करना है। यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं वो सब टेक्स्ट बुक में ही होते हैं। ठीक है, तो क है, बूंद किसके बारे में सोच रही है? बूंद इस कविता में अपने बारे में सोच रही कि उसके साथ क्या होगा। ठीक है, अब आ जाइए ख में। हवा के वेग से समुद्र की ओर कौन आया? हवा के वेग से समुद्र की ओर एक बूंद आई। ठीक है। सीप के मुंह में जाने पर बूंद क्या बनी? बच्चों, इन तीनों में से सीप के मुंह में जाने से क्या बनी? वो बूंद मोती बनी। अब तीसरा, नीचे दिए पद्यांश को पढ़कर उत्तर लिखिए। बच्चों, ये पद्यांश जो है इसे पढ़ना है। ये आपका पठित पद्यांश है कि बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। तो किसके वेग से बूंद समुद्र की ओर आ गई? तो किसके वेग से? हवा के वेग से बूंद समुद्र की ओर आ गई। समुद्र में किसका मुंह खुला हुआ था? समुद्र में एक सीप का मुंह खुला हुआ था। बूंद क्या बन गई? बूंद अंत में मोती बन गई। ठीक है, ये 3rd नंबर हो गया है। अब आ जाइए 4th नंबर पे। देखिए, अभी 4th नंबर है नहीं, इसमें आ गई है भाषा की बात। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था कविता की बात। अब आते हैं हम भाषा की बात, जो कि व्याकरण से रिलेटेड होता है। ठीक है, लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी स्किल्स। ओके, फर्स्ट, नीचे दिए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए, जैसे कि समीर, किस्मत, मेघ, ग्रह, राजीव, रत्नाकर, जलज, पवन, आलय, सागर, घन, नसीब। आपको ये येलो बॉक्स में उसके 2-2 शब्द भी लिखे हुए हैं। बस आपको सही जो शब्द हैं वो उसके सामने लिखना है। जैसे कि बादल के सामने घन और मेघ लिखा है, उसी प्रकार भाग्य, बेटा भाग्य के भी पर्यायवाची शब्द हैं। भाग्य का पर्यायवाची शब्द है जो कि इस बॉक्स में लिखा है किस्मत और नसीब। ठीक है, किस्मत और नसीब। हवा, हवा का भी पर्यायवाची शब्द आप इसमें ढूंढिए, आपको मिलेगा। हवा का पर्यायवाची शब्द है समीर और पवन। समीर और पवन, देखिए मैंने ढूंढा, इसी तरह से आप ढूंढिए। घर का, घर का है ग्रह और आलय। ठीक है, ठीक है, जैसे हम विद्यालय बोलते हैं तो विद्या के घर को हम विद्यालय बोलते हैं। आलय मतलब घर, ग्रह मतलब घर। अब आ जाइए कमल। कमल का आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कभी, कि जलज और राजीव। हाँ बच्चों, राजीव का मतलब भी कमल होता है। पंकज, जलज, है ना, कमल। ठीक है, तो राजीव का अर्थ भी क्या होता है? कमल। फिर आ जाइए समुद्र। बच्चों, समुद्र का मतलब होता है रत्नाकर। देखो बच्चों, समुद्र को रत्नाकर क्यों कहा गया पर्यायवाची में? क्योंकि रत्नों से भरा हुआ। समुद्र में बहुत रत्न मिलते हैं, आपको पता है ना। समुद्र में कितने रत्न मिलते हैं? मणि मिलती है ना, मणियाँ मिलती हैं, तो इसलिए उसे रत्नाकर कहते हैं। और दूसरा नाम है सागर। ठीक है, समुद्र का है रत्नाकर और सागर। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में लिखा है वर्णों और उनकी ध्वनियों को अलग अलग करना वर्णविच्छेद कहलाता है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है हिंदी व्याकरण में। तो वर्ण से स्वर को अलग करने के लिए व्यंजनों में हलंत लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हलंत। आपको याद है ना, हलंत लगाया जाता है। और मैंने शायद आपकी
एमसीक्यू क्वेश्चन में ये सवाल किया भी था कि स्वर अलग हो जाने पर व्यंजनों में क्या लगता है, हलंत। जैसे ग हलंत प्लस ओ प्लस द हलंत प्लस अ, इसका अर्थ क्या हो गया, ग में ओ की मात्रा गो, द क्योंकि द और अ अलग कर दिए गए हैं इसलिए ये क्या बना, गोद। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए कि अगर किसी भी वर्ण विच्छेद में किसी भी वर्ण से ग, जैसे किसी भी वर्ण से अगर मात्राएं अलग हो जाएं या स्वर अलग हो जाएं तो आपको वहाँ हलंत लगा देना है और चिन्हित करके ही लिखना है जब भी आप वर्ण विच्छेद करें तब। ठीक है बच्चों, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप कभी भी स्वर को व्यंजन से अलग करके लिखेंगे वर्ण विच्छेद में तो आप हलंत लगाना ना भूलें। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। इसी तरह से आपको कई वर्ण विच्छेद करने को कहा गया है। बच्चों पहले आप ये वर्ण विच्छेद स्वयं करें, जैसे कि मोती। अब आप मोती में जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो म हलंत, हलंत मतलब म में हलंत का निशान प्लस ओ लिखना है आपको, जो अ आ ई में ओ आता है वो आपको लिखना है, ओ से ओखली वाला ओ, प्लस त हलंत प्लस ई। तो कौन सी ई है पता है, बड़ी ई, तो आपको प्लस करके बड़ी ई लिख देना है। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा नहीं लगानी है, बड़ी ई आपको लिखना है, क ख ग में जो बड़ी ई होता है वो। इसके बाद धूल। बच्चों धूल में भी आपको यही करना है, ध हलंत के साथ लिखना है प्लस आपको ऊ लिखना है। कौन सा वाला ऊ लिखेंगे अपन यहाँ पे, बड़ा वाला ऊ, क्योंकि ये बड़ी ऊ की मात्रा है, तो बड़ा ऊ प्लस ल हलंत प्लस अ। ठीक है, अ क्यों लिखेंगे, क्योंकि ल से हमने क्या निकाल लिया है, स्वर को, तो हमेशा व्यंजन स्वर के साथ बोले जाते हैं, तो ल हलंत प्लस अ लिखेंगे। बादल। बच्चों बादल में ब हलंत प्लस आ क्यों लिखेंगे, क्योंकि आ की मात्रा है, प्लस द हलंत प्लस अ, फिर ल हलंत प्लस अ, क्योंकि इन दोनों में द और ल दोनों में अ है। अब आ जाइए अंगारे। बच्चों अंगारे लिखते समय सबसे पहले आप अन, क्योंकि ये खुद स्वयं में एक स्वर है, आप जानते हैं ना, तो अन जी जो लिखा है ना इसको आप लिख देंगे ऐसा कैसा ही, फिर प्लस ग हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस ए, छोटा ए। ठीक है, इस तरह से अंगारे लिखेंगे। फिर झिझकते। बच्चों झिझकते में भी आपको यही करना है, झ हलंत प्लस ई, छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई लिखना है, प्लस झ हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस ए, छोटा ए। ठीक है बेटे, अब आ जाइए अनमनी। अनमनी में भी आप यही करेंगे, अ प्लस न हलंत प्लस अ प्लस म हलंत। इसमें क्या करा है, अ तो हमको ऐसे कैसे ही लिख देना है, फिर न हलंत लिखना है और न के साथ आया हुआ अ लिखना है, फिर म हलंत लिखना है, फिर अ लिखना है, फिर न हलंत लिखना है, और आखिरी में जो मात्रा है ना वो है बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा लिखना है। ठीक है, न में बड़ी की मात्रा है इसलिए। ओके, बाकी सब में अ को अलग कर देना है, न और म में। अब आ जाइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए शब्दों और अर्थों के सही जोड़े बनाकर लिखिए। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि आपको सही जोड़े बनाना है। जैसे काल को समय से जोड़ा, काल का अर्थ क्या होता है, समय, तो काल और समय यहाँ लिख दिया है। अब कड़ी, कड़ी का अर्थ होता है, क्या होता है अर्थ कड़ी का, निकली। यस, निकली, तो निकली और कड़ी यहाँ लिख देंगे। अक्षर का अर्थ होता है प्रायः, तो अक्षर और प्रायः हम थर्ड वन में लिख देंगे। लव का अर्थ होता है, लव का अर्थ होता है निकली। हाँ, लव का अर्थ होता है समान, समान, ये यहाँ सामान, लव का अर्थ क्या है, सामान, तो यहाँ पर आप लिख देंगे लव का अर्थ समान और यहाँ पर 2 पॉइंट। अनमनी का मतलब प्रायः। ठीक है, लास्ट में आया का प्रायः। अब आ जाइए आगे मूल्य परक प्रश्न में।
जीवन में कठिनाइयाँ आने पर आप क्या करेंगे। बच्चों ये आपको खुद लाइफ स्किल्स है आपकी, आपको ये खुद ही जानना है कि जीवन में कभी कठिनाई आएगी तो आप क्या करेंगे, उसका आत्मविश्वास से सामना करेंगे, है ना। आप उससे डरेंगे नहीं, झिझकेंगे नहीं, है ना। कोई परेशानी आ जाए तो आप उसका सामना करेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्वयं ये लिखना है, ठीक है। अब है सेकंड, अपनी कक्षा में आए नए छात्र के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। बच्चों जब भी आपकी कक्षा में नया कोई भी स्टूडेंट आता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि यह कौन है, उसके बारे में जानने के लिए आपको जिज्ञासा होगी, आपको क्यूरियोसिटी होगी कि हम जाने उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं तो यही करूँगी, अगर मेरी कक्षा में कोई छात्र आएगा तो मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगी और उसे अपनी क्लास में कंफर्टेबल फील कराने के लिए कि हमारी क्लास में क्या क्या होता है, हम कैसे पढ़ते हैं, ये सब जानकारी दूंगी। तो उसके साथ एक अच्छा व्यवहार करूंगी, ठीक है। तो अपनी कक्षा में आए नए छात्र के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, आप ये लिखिए। कैसे लिखेंगे आप, CCW नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। आप एक बार ये ज़रूर लिख लीजिए CCW नोटबुक में, आपको अच्छा लगेगा। सोच समझ की बात, बच्चों घर से निकलते समय पहले पहल क्यों घबराहट होती है। कभी भी हम कोई नया कार्य करते हैं तब भी हमें घबराहट होती है, और जब हम घर से बाहर निकलते तो हमारे मन में जो बेचैनी और जो घबराहट होती है, आपको जो बेचैनी और घबराहट अपने मन में होती है उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। बारिश के पानी को किस प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है। बच्चों हम जानते हैं कि बारिश के पानी को कई तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे बारिश के पानी को हम सेविंग वाटर में कैसे बदल सकते हैं, हम उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उसको बचा कैसे सकते हैं लंबे समय तक के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में लिखना है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं या आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है या आपकी जानकारी आपके माता पिता ने दी हो तो आप ज़रूर लिखिए, ठीक है, कि बारिश के पानी को किस प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है, ठीक है, उसे सेव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। या फिर आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। अब आ जाइए कुछ करने की बात। बच्चों ये जो स्किल्स है ना, सब मूल्य परख, सोच समझ, ये और कुछ करने की बात, ये सब बच्चों को ही करनी होती है। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन और गैदरिंग एंड राइटिंग स्किल्स के लिए, जैसे फर्स्ट नंबर पर है, समुद्र में सीप की तरह क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वे हमारे किस काम आती हैं, ये जानकारियाँ प्राप्त कर सचित्र परियोजना तैयार की। सचित्र मतलब फोटो के साथ, ठीक है, ओके। सीप की तरह हमें बहुत सी चीज़ें समुद्र से मिलती है, जैसे पेट्रोल मिलता है समुद्र से, आप जानते हैं ना, जो कि जिससे गाड़ियाँ चलती हैं। इसके अलावा हमें रत्न मिलते हैं समुद्र से, है ना, बहुत सारे। और इसके अलावा समुद्र से हमें क्या क्या मिलता है, सीप मिलती है, तो सीप में मोती होते हैं, है ना। समुद्र से हमें ये जो सी फूड्स होते हैं ना, खाने की जो मछलियाँ खाते हैं, कुछ लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो मछलियाँ खाते हैं, उन्हें वो मिलती है। तो इसके जो काम होते हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है, और फोटो भी डालना है। तो अगर आपको ये फ़ोटो ऑनलाइन मिले तो आप ज़रूर सर्च करें और ये एक अपनी CCW नोटबुक में ज़रूर बनाएं। फिर आ जाइए आपका मित्र, किसी भी काम को करते हुए डरता है, उससे प्रोत्साहित करते हुए एक पत्र लिखिए। तो अब आपको एक पत्र लिखना है। बच्चों पत्र लिखने का चैप्टर तो हमने अभी नहीं किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर एक बार एक पत्र लिखें, क्योंकि आपने 4th क्लास में पत्र लिखे होंगे। उसी तरह से आप अपने मित्र को एक पत्र लिखिए और उसे प्रोत्साहित कीजिए। प्रोत्साहित मतलब उसको आगे करने के लिए कि ये कार्य करो, डरो मत, ये बताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, ठीक है, एनकरेज कीजिए। अब आ जाए अनुच्छेद लिखिए, मेरा जीवन लक्ष्य। अब ये बहुत अच्छा है कि आपको एक अनुच्छेद लिखने का बोला गया है आपके जीवन लक्ष्य के बारे में, कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है बच्चों। तो आपको यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है मेरा जीवन लक्ष्य पे, ठीक है। आप ये अनुच्छेद ज़रूर लिखिए, अपनी CCW नोटबुक में लिखना है और मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। तो ये आपका अभ्यास कंप्लीट होता है, आप ज़रूर कीजिए और ये वीडियो दोबारा देखिए, ठीक है बच्चों। नमस्ते बच्चों।